कल्पना कीजिए कि आपके सामने 4000 साल पुरानी एक मुहर, एक शिलालेख या फिर एक सिक्का रखा हो। क्या आप उससे एक पूरी सभ्यता की कहानी जान सकते हैं? यही काम इतिहासकार करते हैं और आज हम समझेंगे कि इतिहास का निर्माण किन स्रोतों से होता है। यूपीएससी में एंशियंट हिस्ट्री की मजबूत नींव बनानी है तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इतिहास आखिर कैसे बनता है और इतिहास आखिर होता क्या है। इतिहासकार अतीत को पढ़ते नहीं बल्कि उसे खोजते हैं, यानी कि उसको फील करते हैं, उसको एक तरह से उसमें जीते हैं और इसी वजह से इतिहास का धीरे धीरे वह निर्माण कर पाते हैं। आइए जानते हैं इतिहास के निर्माण और उसके प्रमुख स्रोतों के बारे में। आज की इस वीडियो में हम इतिहास के स्रोत और इतिहास का निर्माण कैसे किया गया उनको पूरी उनकी कहानी को हम समझेंगे। अब देखिए, कई लोग इतिहास को क्या मानते हैं कि ये आखिर कुछ डेट या फिर कुछ ईयर्स होते हैं, यानी कि हमें बहुत ही ज्यादा, अगर हम स्कूल टाइम की बात करें या फिर कहीं भी हम अगर थोड़ा पीछे जाकर देखें तो सबसे पहले यही लगता है हमें कि कहीं ना कहीं जो हिस्ट्री है वो तो सिर्फ मरे जिंदों की कहानी है, या फिर उसमें हमें बहुत सारी डेट्स को याद रखना पड़ेगा, बहुत सारे नाम को याद रखना पड़ेगा, या फिर बहुत सारी हमें जो है साल को यानी कि ईयर्स को याद रखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इतिहास आखिर क्या होता है कि अतीत में कुछ घटनाएं, यानी कि जो पास्ट में कुछ इवेंट्स जो हो चुके हैं, जैसे अगर हम अभी कुछ इवेंट्स की बात करें, जैसे प्रेजेंट में आपकी लाइफ में कुछ इवेंट होगा, उससे बाद अभी फ्यूचर में आने वाले बहुत सारे आपकी लाइफ में घटनाएं होंगी। अब जब ये समय के बाद गुजर जाएंगी, यानी कि एक समय के बाद ये सब घटनाएं बीत जाएंगी, जो घटनाएं बीत चुकी हैं, जब हम उनकी स्टडी करते हैं तो उसी को हिस्ट्री कहा जाता है। इतिहास शब्द की जो उत्पत्ति, यानी कि ये कहाँ से बना है, ये संस्कृत के शब्द इतिहास से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, यह ऐसा हुआ था। इतिहास का मतलब है कि ऐसा कुछ हुआ था और उसी को हिस्ट्री कहा जाता है। हिस्ट्री क्या है? किसी समाज, व्यक्ति, राष्ट्र या फिर सभ्यता के जो पास्ट में जितनी भी घटनाएं हैं उनको एक तरह से पूरा सिस्टमैटिक, यानी कि एक तरह से हम अगर क्रमबद्ध की बात करें, जैसे हम सीरियल वाइज जैसे हम नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से एक से बाद एक जो भी घटनाएं होती हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से तर्क संगत, यानी कि उनके पीछे के कुछ लॉजिक्स होते हैं और तथ्यात्मक अध्ययन होता है, यानी कि एक तरह से फैक्चुअल स्टडी होती है इतिहास। और इसी वजह से हमें कुछ तारीखें जरूर याद रखनी पड़ती है, जैसे कि अगर हम हिस्ट्री में देखें, आगे जब हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें हमें कुछ नाम याद रखने पड़ेंगे। जैसे अगर हम मुगल साम्राज्य की बात करेंगे, एंशियंट में भी हम गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, इन सभी में हमें कुछ राजाओं महाराजाओं के जो नाम है वो याद रखने पड़ेंगे। लेकिन वो फैक्चुअल डेटा होता है, यानी कि उनसे ही हम जो है पूरी कहानी को आगे जोड़ पाते हैं कि किस तरह से इतिहास में ये काम शुरू हुआ या फिर ये घटना शुरू हुई और किस व्यक्ति ने ये काम शुरू करवाया था, कैसे कैसे आगे चला। इसी तरह से अगर हम कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट, यहाँ पर अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो इतिहास में घटनाएं होती हैं, यानी कि जो भी गतिविधियां इतिहास में हो चुकी हैं। जैसे अगर हम देखें कि जैसे भारत आजाद हुआ था, यानी कि ये हिस्ट्री में हो चुका है, 1947 को भारत आजाद हुआ। जब हम इस आजादी के बारे में पूरा अध्ययन, पूरी स्टडी करते हैं, किस तरह से आजाद हुआ, कैसे किन किन लोगों का योगदान था, उसको भी हम हिस्ट्री में ही रीड करते हैं। इसके अलावा तिथि और काल, यानी कि टाइम एंड पीरियड होता है। स्थान यानी कि प्लेस को कुछ याद रखना पड़ता है, यानी कि जहां पर कौन सी घटना घटी है। जैसे कि हम 1919 का, यानी कि 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में देखते हैं तो हमें प्लेस याद रहती है कि वो अमृतसर प्लेस थी और वहां पर जलियांवाला बाग था। इसके अलावा हम अगर प्लासी के युद्ध की बात करें, बक्सर के युद्ध की बात करें, तो इनकी हमें कुछ प्लेसेस को भी याद रखना पड़ता है। इसके साथ ही व्यक्ति और समाज के बारे में बात होती है, यानी कि कौन व्यक्ति शामिल थे इसमें, समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा और इसके सोर्सेज क्या है। यानी कि सोर्सेज पे अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो उसमें जो अभिलेख, साहित्य, स्मारक, सिक्के और पुरातात्विक साक्ष्य जो होते हैं उनको हम जो एक तरह से स्रोत के रूप में मानते हैं। पुरातत्व की जो विधियां होती हैं वो हमें प्राचीन, मध्य, आधुनिक काल के इतिहास में पाए जाने वाले जितने भी भौतिक अवशेष होते हैं उनको ढूंढने में मदद करती हैं। भारत और जितने भी बाकी देश हैं उन सभी में पुरातत्व का इस्तेमाल जो है प्रागैतिहासिक काल, यानी कि इतिहास को भी आगे हम
अलग अलग भागों में बांटते हैं, इनका भी आगे हम जो अध्ययन करेंगे। अब देखिए, इतिहास का अध्ययन आखिर क्यों किया जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है। यानी कि हमारे मन में सवाल आता है कि अब हिस्ट्री हिस्ट्री जो है वो तो बीत चुकी है, अब हमें उसको फिर से क्यों पढ़ना है या फिर उसको क्यों समझना है। तो हमें अपनी हिस्ट्री यानी कि अतीत को समझने के लिए कि हम कैसे बने हैं, हमारी सभ्यता कैसे विकसित हुई। यानी कि जैसे सभी लोगों ने ये फैक्ट सुना होगा कि जो मानव है या फिर अगर हम मनुष्य की बात करें तो वो जो है एक तरह से वानर से, यानी कि जो वन में रहने वाले जो अगर हम बात करें व्यक्तियों की, जो वन में रहते थे जो लोग, उनसे कैसे मनुष्य बना है। यानी कि जब हम देखते हैं धीरे धीरे मनुष्य की उत्पत्ति, ऐसा भी सुना होगा कि जो मनुष्य, उसकी पहले पूंछ होती थी, बड़े बड़े कान और स्किन पर बहुत ज्यादा बाल, यानी कि एक तरह से अगर हम पिक्चर में भी आपने देखा होगा कुछ गुरीला टाइप फेस दिखाया जाता है। हालांकि इसके पीछे अगर हम इतिहास की बात करें, हालांकि हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत जो है अतिशोक्ति भी रह सकती है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य के जो पूर्वज है वो पहले जो है वानर हुआ करते थे, वन में रहते थे। तो उनका धीरे धीरे उनसे हम प्रॉपर आज की ह्यूमन बॉडी कैसे बनी, कैसे डेवलप हुई, इसके बारे में पता चलता है। हमारी सभ्यता यानी कि हम अगर हम देखें हमारा जो सिविलाइजेशन किस तरह से डेवलप हुई, जैसे हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता एक समय तक काफी मतलब चरम उत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे उस सभ्यता का अंत हुआ। ऐसा कहा जाता है कि उस समय पर कुछ ऐसा बाढ़ आ गई होगी या फिर बहुत किसी आर्यन लोगों ने या फिर अलग अलग प्रकार के लोगों ने उन सभ्यता पर अटैक किया, इसी वजह से उन लोगों में जो है उनकी कोई भी सभ्यता आगे नहीं बढ़ पाई। तो कैसे विकसित हुई, कैसे बने, कैसे खत्म हुई, इन सभी की जानकारी हमें इतिहास से ही मिलती है। वर्तमान समस्याओं की जड़ को जानने के लिए, यानी कि अगर आज हम देखें, हम भारत में या फिर अन्य देशों में देखते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर जातिवाद के मुद्दे सामने आते हैं, उपनिवेशवाद, संघर्ष, इन सभी की जो इतिहास में क्या पृष्ठभूमि रही है, इनका बैकग्राउंड क्या है, जातिवाद आखिर कहाँ से आई है, जाति आखिर बनी कहाँ से है। ऐसा तो है नहीं कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके माइंड में पहले से ही आ जाता है कि किस तरह से उसकी जाति क्या है, उसको किस तरह से खाना पीना रहना, उसको किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करना है। तो ये हमें जो है समाज में रहकर ही धीरे धीरे जातिवाद जो है वो विकसित हुआ है। और ये कहाँ से शुरू हुआ, इसकी भी जानकारी हमें इतिहास से ही मिलती है। इसके साथ ही भविष्य की दिशा तय करने के लिए अतीत की गलतियों से सबक, यानी कि अगर हमें फ्यूचर में आगे हमें जो है अपना फ्यूचर अच्छा बनाना है, यानी कि हमें ये देखना होगा कि हमने जो इतिहास में गलतियां की हैं उनको हम रिपीट ना करें, उन चीजों से हम सीखें। जैसे कि हम एक इतिहास का एक हिस्सा है जहां पर हम देखते हैं कि जब ब्रिटिश भारत में आए थे, उस समय पर हमें पता है कि भारतीय लोगों को किस तरह से गुलाम बनाया गया था, उनके साथ कितना अत्याचार हुआ, कितना बुरा व्यवहार किया जाता था। लेकिन आज हम ये सीख चुके हैं कि अगर कोई भी ब्रिटिश या फिर कोई भी व्यक्ति हम पर दबाव बनाने की कोशिश करता है तो हमें जो है उस व्यक्ति से किस तरह निपटना है, यानी कि हम ये चीज सीख चुके हैं, यानी कि हमने पास्ट से कुछ सबक सीख लिया है। इसी तरह से आगे जो भी हम फ्यूचर में करेंगे और फ्यूचर में हम कोई ऐसी गलती ना करें जो हम जो है इतिहास में या फिर अपनी हम हिस्ट्री में अतीत में हम अपनी गलती कर चुके हैं, ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसके लिए भी इतिहास की जानकारी होना जरूरी है। राष्ट्र निर्माण में सहायक राष्ट्रीय चेतना, एकता और पहचान की भावना होनी चाहिए कि हमें किस तरह से हमारी जो सेंस ऑफ यूनिटी क्या रहेगी, हमारी आइडेंटिटी क्या है। तो इन सभी की जानकारी हमें हिस्ट्री से ही मिलती है। तो इन सभी कारणों की वजह से इतिहास की जानकारी होना आवश्यक है, इसी वजह से हम इतिहास को पढ़ते हैं। अब देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत आखिर है क्या। स्रोत, सोर्सेज, यानी कि जिन चीजों से हमें जो है इतिहास की जानकारी मिलती है, इसमें अलग अलग स्रोत हो सकते हैं। इसमें हमें कुछ मुहरें, कुछ शिलालेख, कुछ पत्थर की गुफाएं, कुछ हमें कुछ हमें ताम्रपत्र लेख मिले हैं, जहां से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कि किस तरह से उस समय, यानी कि अगर हम 500 ईसा पूर्व की बात करें तो उस समय क्या घटना घटित हुई थी, इसकी जानकारी हमें कुछ शिलालेखों से मिलती है जिनका अध्ययन किया जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा, और फिर वो हमें इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं।
तो इसी तरह यानी कि जैसे आज के समय पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या क्या स्रोत है हमारी आज की घटनाओं को जानने के लिए। न्यूज़पेपर है होता है हमारे पास। अगर हम सबसे बड़ा स्रोत देखें तो सोशल मीडिया या फिर मोबाइल जो हमारा स्मार्टफोन होता है, उसमें हमें झट से किसी भी घटना की जानकारी मिल जाती है। लेकिन इतने वर्ष पहले यानी कि अगर हम 3-4 हजार साल पहले की बात करें तो उस समय ना तो कोई फोन था, ना टेलीविजन होते थे, ना ही न्यूज़पेपर होते थे। तो लोग जो है वो कुछ पत्थरों पर लिख देते थे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, कुछ स्तंभों पर उल्लेख किए जाते थे, कुछ शिलालेख लिखे जाते थे। तो इन सभी से हमें जानकारी मिलती। हालांकि उस समय पर कुछ समय के बाद जब कागज का निर्माण हुआ यानी कि जब कागज बनना शुरू हुआ तो उसके बाद ग्रंथों का भी निर्माण किया गया, यानी कि ग्रंथों को लिखा गया और उसमें इतिहास के बारे में जानकारी दी गई थी। तो ये सभी प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत हैं। अगर हम इसके अध्ययन के लिए बहुत सारे हमें स्रोत मिलते हैं जो कि पुरातात्विक साहित्यिक स्रोत यानी कि कुछ लिटरेचर भी होता है, कुछ विदेशी विवरण यानी कि कुछ विदेशी लोग भारत में आए थे कुछ घूमने फिरने के लिए, या फिर अगर हम देखें कि उनके देश में उन्हें जो है एक तरह से उनके पास पैसा बहुत होता था, उनकी मतलब आर्थिक स्थिति अच्छी थी। जब व्यक्ति के पास पैसा अच्छा खासा होता है तो उसको क्या आता है, उसका मन करता है कि हम पूरे दुनिया को एक्सप्लोर करें, पूरे वर्ल्ड को हम अलग अलग जगह पर जाकर देखें कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे उनका जीवन है, हमारा जीवन कैसे है। तो इसी तरह से जब विदेशियों के साथ पास पैसा आना या फिर उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई तो उन्होंने धीरे धीरे भारत या फिर बाकी कंट्रीज की तरफ यात्राएं करनी शुरू की। और वहीं पर जब उन्होंने भारत में आकर कुछ अपने कुछ डायरी लिखी, कुछ उन्होंने अपने ग्रंथ लिखे, तो उनसे हमें पता चलता है कि इतिहास हमारा कैसा था। इसमें जो है स्रोत 3 प्रकार के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसमें पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण। तो इसमें जो है पुरातात्विक स्रोत में क्या आता है, इसके एग्जाम्पल क्या है, इसमें जो स्थापत्य कला जिसमें सांची अजंता की गुफाएं यानी कि सांची का जो स्तूप है उससे जानकारी मिलती है, अजंता की गुफाएं गुफाएं जो हैं उनसे हमें जानकारी मिलती है। शिलालेख जो कि अशोक ने लिखवाए थे, प्रयाग का जो शिलालेख है काफी महत्वपूर्ण है, आगे हम थोड़ा डिटेल में और जानेंगे। इसके अलावा इनका महत्व क्या है, राजनीतिक धार्मिक सांस्कृतिक आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है हमें पुरातात्विक स्रोतों से। इसके बाद आता है साहित्य स्रोत। इसमें जो वेद उपनिषद जैसे रामायण महाभारत और बौद्ध ग्रंथ आते हैं, इसमें त्रिपिटक जातक कथाएं आती हैं। जैन धर्म में आगम कल्प सूत्र ये उनके ग्रंथ हैं। कालिदास बाण भट्ट के द्वारा भी कुछ ग्रंथ रचित किए गए थे। इन सभी से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इनका महत्व किस वजह से, धार्मिक परंपरा के बारे में पता चलता है, उस समय धर्म को लोग किस तरह से मानते थे, समाज भाषा साहित्य कैसा था यानी कि उस समय का लिटरेचर कैसा था, शासन कैसा था उस समय पर, लोग जो है किस तरह से शासन करते थे, इन सभी की जानकारी हमें साहित्यिक स्रोतों से मिलती है। इसके अलावा कुछ विदेशी यात्री आए थे जैसे कि मैगस्थनीज आया था, उसने अपनी इंडिका नाम की एक बुक लिखी थी। फाहियान ह्यूएनसांग इत्सिंग ये सब चाइना के लोग आए थे। पिलनी टॉलेमी इन सभी ने भारत में आकर कुछ अपने अलग अलग ग्रंथ लिखे, यानी कि उन्होंने जिस तरह से भारत में सिचुएशन देखी उसी तरह से उन्होंने अपनी डायरी में लिखते गए, नोट करते गए, और इसके बाद हमें इन ग्रंथों से भी भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है कि बाहरी लोग जो है दृष्टिकोण कैसा था, यानी कि बाहर के लोग भारत के बारे में क्या सोचते थे, समकालीन प्रशासन कैसा था, यानी कि अगर मान लीजिए चीन से कोई व्यक्ति भारत आया तो उस समय चीन पर भी शासन चल रहा होगा, तो चीन का शासन और भारत का शासन किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न था, किस प्रकार से वो एक तरह से कॉमन रहता था, किस तरह से स्थिति थी दोनों देशों में, धर्म और शिक्षा की स्थिति कैसी थी। तो इन सभी का महत्व हमारे लिए बहुत ज्यादा हो जाता है जब हमें इन सभी के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम सबसे पहले देखते हैं पुरातात्विक स्रोत, उनको और थोड़ा एक्सप्लोर, थोड़ा और आगे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सांची का स्तूप है, यहाँ पर अजंता की गुफाएं हैं, और भी अलग अलग मंदिर बने हुए हैं बहुत सारे, जो हमें आज बेसिकली बहुत ज्यादा हमें दक्षिण भारत में ऐसे मंदिर देखने को मिलते हैं। हालांकि उत्तर भारत में भी ऐसे मंदिरों का निर्माण किया गया, लेकिन
अगर हम प्राचीन मंदिरों की बात करें तो सबसे ज्यादा हमें साउथ इंडिया में ऐसे मंदिरों की झलक देखने को मिलती, यानी कि जो आज भी वहां पर एक तरह से उनको संरक्षित करके रखा गया कि ये हमारे इतिहास की जानकारी देते हैं, इसी वजह से उनका संरक्षण किया गया है। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? भौतिक साक्ष्य होते हैं, यानी कि एक तरह से मटेरियल एविडेंस होता है, मटेरियल होता है या फिर अवशेष होते हैं जो हमें अतीत की सभ्यता, समाज, संस्कृति, राजनीति की जानकारी प्रदान करते हैं। यानी कि एक तरह से मंदिर जो है ये फिजिकल फॉर्म में है, यानी कि इनको हम छू सकते हैं, भौतिक है, हमारे सामने जो है मंदिर हमारे सामने बना हुआ है और उससे हमें किसी सभ्यता के बारे में जानकारी मिलेगी, किसी समाज के बारे में कि उस समय का समाज जो है उस मंदिर में हमें कुछ ऐसे साक्ष्य मिल सकते, कुछ ऐसे एविडेंस मिलेंगे कि लोग उस मंदिर के बारे में क्या मान्यता रखते थे या उस मंदिर की संस्कृति कैसी थी। या फिर अगर हम किसी और पर्टिकुलर किसी गुफा की बात करें, इसमें गुफा भी आ जाती, सिर्फ मंदिर की बात नहीं होगी, गुफाओं की बात होगी, महल जो बनाए गए थे उस समय पर उसकी बात भी हो सकती है और उनकी राजनीतिक गतिविधियां किस प्रकार से थी, ये सभी हमें पुरातात्विक स्रोतों से पता चलते हैं। ये स्रोत क्या है? ये पृथ्वी के यानी कि भूमि के अंदर दबे हुए होते हैं और उन्हें खुदाई, उत्खनन या सर्वेक्षण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। यानी कि ये जो भौतिक स्रोत है हमारे पास, जिसमें हम गुफाओं की बात करें, महलों, मंदिरों की बात करें, तो ये जमीन के अंदर दब चुके थे, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे सभ्यताएं बढ़ती गईं या समय बीतता गया, ऐसे मंदिर जो है जमीन के नीचे दबते गए और फिर अब हमें खुदाई करके, उत्खनन करके, उनका एक्सकेवेशन करके, एक्सप्लोरेशन, उनका सर्वे करके फिर हमें इतिहास की जानकारी मिली है। अब देखिए इसमें जो खुदाई है, यानी कि जो हमारे जो भी पुरातात्विक स्थल थे उनकी जो खुदाई है दो प्रकार से होती है, समतल खुदाई और जो है लंबवत खुदाई। यानी कि यहाँ पर खुदाई दो तरह से है, समतल यानी कि जैसे इस प्रकार से समतल खुदाई हो गई, लंबवत यानी कि इस तरह से लंबवत खुदाई। तो ज्यादातर स्थलों की जो खुदाई की गई, यानी कि जब उनको एक तरह से उनको खोदा गया तो हमें जो है उसमें लंबवत खुदाई ज्यादा मिली है, क्योंकि उस समय की भौतिक संस्कृति के सही ऐतिहासिक समय को यही बताते कि किस तरह से कहाँ तक ये चीज दबी हुई है और जो आखिर तक यानी कि आखिरी हिस्से तक जो चीज दबी है उसका समय आखिर है क्या, और ये समय जो है कार्बन डेटिंग के रूप में जो है पता किया जाता है। इसके साथ ही जो समतल खुदाई है वो महंगी होने के कारण बहुत कम होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एरिया में की जाती थी, इसी वजह से इस पर खर्चा थोड़ा ज्यादा आता है। आज भी अगर हम भारत में देखें तो लंबवत खुदाई जो है वो ज्यादा भारत में की जाती है, जिस कारण से ऐसी खुदाई के जरिए प्राचीन भारत के कई काल का संपूर्ण या फिर पर्याप्त भौतिक जीवन की रूपरेखा उभर कर सामने नहीं आ पाती। यानी कि इन स्रोतों से अगर हम देखें हमें बहुत सारी जानकारी तो मिल जाती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो हमें समतल खुदाई से मिलनी होती है, लेकिन हम यहाँ पर अगर हम खर्चे बजट की बात करें उस वजह से हमें थोड़ी जानकारी कम मिल पाती है। इसके साथ ही अगर हम देखें आर्कियोलॉजी शब्द का अर्थ क्या होता है, तो प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करना, यानी कि पुरानी वस्तुओं का जो व्यक्ति अध्ययन करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसके अलावा पुरातात्विक स्रोत ऐसे प्रमाण, ऐसे सोर्स होते हैं जो हमें बिना लिखे हुए शब्दों के वस्तु के रूप में इतिहास की कहानी सुनाते हैं। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ कुछ नहीं होता, लेकिन वहां पर जो हमें कुछ चित्र बने होते हैं, जो यानी कि कुछ ऐसे चिन्ह बने होते हैं, कुछ ऐसे निशान बने होते हैं, सिंबल होते हैं, जहां से हमें इतिहास की कहानी पता चलती है। ये स्रोत भौतिक अवशेषों पर आधारित है और प्राचीन भारत के इतिहास को समझने में काफी महत्वपूर्ण है। भौतिक अवशेष हमने अभी देखा, मंदिर, गुफाएं, स्तूप वगैरह जो भी बनाए गए थे, ये सभी भौतिक अवशेषों, भौतिक फिजिकल एविडेंस में इनको माना जाएगा। इसके बाद पुरातात्विक स्रोतों में क्या क्या आता है? प्रमुख शिलालेख, सिक्के भी होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे साम्राज्य के जो राजा थे उनके द्वारा उस समय पर जो है सिक्के भी जारी किए गए थे। पुरातात्विक स्थल होते हैं, मूर्तियां बनाई जाती थी, मृदभांड यानी कि कुछ बर्तन, पॉटरी वगैरह की जाती थी, मिट्टी के बर्तन, गुफाएं, स्थापत्य और जितने भी भौतिक अवशेष, ये सब पुरातात्विक स्रोतों में शामिल है। ये स्रोत न केवल ऐतिहासिक घटनाओं की पुष्टि करते बल्कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन को
समझने में भी मदद करते हैं। यानी कि इन सभी स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी तो मिलती है कि इतिहास में ऐसी घटना घटित हुई थी, लेकिन इससे हमें उनकी संस्कृति के बारे में भी पता चलता है, उनकी आर्थिक सिचुएशन कैसी थी, यानी कि वो उनकी इकोनॉमी किस प्रकार से थी, सामाजिक लोग यानी कि उनका समाज में कैसा व्यवहार था, धर्म के बारे में लोग क्या सोचते थे, उनकी सोच कैसी थी, धर्म को वो किस प्रकार से परिभाषित करते थे। तो इन सभी की जानकारी हमें इसी पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। अब दूसरे प्रकार के स्रोत आते हैं शिलालेख। इस पे अगर हम देखें, ये भी एक तरह से पुरातात्विक स्रोत है। आगे हम उसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। इंस्क्रिप्शंस क्या होती है? ये काफी इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्स है भारत में। प्राचीन भारत के इतिहास को समझने के लिए ये पत्थर, धातु या फिर और जितनी भी सामग्री होती है उन पर लिखा जाता है, मेटल्स वगैरह पर, जो कि शासक, प्रशासन, धर्म या फिर सामाजिक व्यवस्था के बारे में लिखा जाता है। यानी कि इन स्रोतों पर कुछ ऐसी जानकारी लिखी जाती है कि किस राजा के द्वारा क्या महत्वपूर्ण काम करवाया गया, उनकी कौन सी महत्वपूर्ण जीत रही है इतिहास में, यानी कि उन्होंने कौन सी बड़ा युद्ध जो है उसमें जीत हासिल की थी। तो इन सभी की जानकारी इंस्क्रिप्शंस पर मिलती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक तरह से ये पत्थर है, पत्थर पर लिखी गई उस समय पर ये लिपि थी, या उस समय पर हमें प्राकृत भाषा में या फिर ब्राह्मी लिपि बहुत ज्यादा प्रचलित थी। तो इन्हीं लिपियों में हमें जो है ये शिलालेख देखने को मिले हैं। तो ये जो हमें शिलालेख यहाँ पर देखने को मिलता है, ये अभी तो हमें फिलहाल समझ नहीं आएगी, लेकिन जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं या फिर जो जिन लोगों को ऐसे लिपि पढ़नी आती है, जैसे अगर हम साउथ इंडिया की बात करें या फिर कुछ पुराने प्राचीन लोगों की बात करें, तो उनके द्वारा ये हमें मतलब की जानकारी दी कि किस प्रकार से ऐसे शिलालेख लिखे गए थे। इसके अलावा शिलालेख क्या होते हैं? वे लिखित अभिलेख, यानी कि जो लिखे होते हैं, जो कि प्राचीन काल में पत्थर, चट्टान, स्तंभ, ताम्रपत्र, मंदिर की दीवारों पर भी कुछ लिखा जाता था। जैसे कि आज आपने देखा होगा, हम जो अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करें तो इसमें जो है दीवारों पर कुछ इश्तिहार यानी कि कुछ एडवर्टीजमेंट कर दी जाती हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी लिखी जाती है, कुछ एड्रेस वगैरह ये सब होता है। लेकिन उस समय पर जो है मंदिरों की दीवारों पर जैसे आज स्लोगन्स वगैरह लिखे होते हैं, उस समय कुछ इतिहास यानी कि लोग अपनी गतिविधियों के बारे में लिखते थे कि वो क्या क्या गतिविधियां कर रहे हैं, तो इनकी जानकारी हमें मिलती है। या फिर और जितनी भी स्थायी सामग्री, उन सभी पर जो है ये शिलालेख जो उत्कीर्ण किए जाते हैं। इसके साथ ही शिलालेख में क्या आता है? शासकों के कुछ आदेश भी हो सकते हैं, दान पत्र होते हैं, यानी कि उन्होंने क्या दान किया, युद्धों का विवरण, हमने अभी बात की पहले, धार्मिक नीतियां या फिर सामाजिक नियम, इन सभी के बारे में लिखा होता है। इन्हें प्राकृत, संस्कृत, तमिल या फिर अन्य प्राचीन भाषाओं में लिखा गया है। और ये विभिन्न लिपियां, यहाँ पर हमने अभी लिपि की बात की, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, तमिल ब्राह्मी लिपि, इन सभी में पाए जाते हैं। अब देखिए तमिल ब्राह्मी लिपि, यानी कि ये साउथ में हमें ऐसे शिलालेख ज्यादा देखने को मिलते हैं, और तमिलनाडु भी जो है वो हमारा साउथ में स्टेट है, तो उससे आप इसको लर्न कर सकते हैं, एक न्यूमोनिक के साथ समझ सकते हैं कि तमिल ब्राह्मी लिपि से हमें जो शिलालेख मिले हैं वो साउथ में ज्यादा मिले और उसमें ये लिपि के द्वारा लिखे गए थे। यहाँ पर अब देखिए ये है किसी मेटल के ऊपर लिखा गया, धातु के ऊपर, यहाँ पर पत्थर पर ये लिखा गया, ये जो है तमिल लिपि है, यहाँ पर तमिल ब्राह्मी लिपि। तो इससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती। अब चिन्ह इस प्रकार से बने थे, जैसे यहाँ पर इस पत्थर में आप देख सकते हैं ये एक शिवलिंग बना हुआ है, यहाँ पर एक तरह से ये घोड़ा या फिर आप किसी जानवर यानी कि ये जानवर की तस्वीर बनाई गई। उस समय हो सकता है घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था युद्धों में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर कटोरा टाइप या फिर कुछ एक जो दाती या फिर कुछ ऐसे खुदाई के कुछ ऐसे साक्ष्य होते हैं, हथियार हो सकता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं चांद बना हुआ है। तो पत्थरों पर ऐसे जो है चित्र बनाए गए थे जिनकी हमें इम्पोर्टेंस पता चलती है। इसके अलावा इतिहास में इन शिलालेखों की आखिर इम्पोर्टेंस है क्या? तो ऐतिहासिक साक्ष्य जो है ये शासक, उनके शासन काल और महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी देते हैं। हमने अभी देखा ये काल निर्धारण के बारे में यानी कि डेटिंग के बारे में भी बताते हैं। शिलालेख में कुछ भी तिथियां या फिर ईयर लिखे जाते थे, कुछ ऐसा संदर्भ ऐतिहासिक कालक्रम जो है वो स्थापित करने में मदद मिलती है। भाषा लिपि के बारे में पता चलता है, किस तरह से प्राकृत, संस्कृत, तमिल लिपि में लिखा गया, ब्राह्मी, खरोष्ठी, इन सभी लिपि का विकास किस तरह से हुआ उसके बारे में पता चलता है।
शिलालेखों में कुछ बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव धर्म का प्रसार हमने पीछे अभी देखा था कि किस तरह से जो शैव धर्म यानी कि जो विष्णु को मानते थे, इसके अलावा वैष्णव धर्म जो है और अलग अलग बौद्ध, जैन धर्म जिसमें जो है शिवलिंग वगैरह बना हुआ है, उससे हमें पता चलता है कि किस धर्म की उस समय पर बहुलता थी भारत में। इसके अलावा शासन की नीतियां, उनकी कर प्रणाली, टैक्स सिस्टम कैसा था, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर किस प्रकार का था, इसकी भी जानकारी मिली हमें इन शिलालेखों से। सामाजिक संरचना, दान, रीति रिवाज लोग किस तरह से करते थे। इसके साथ ही अगर हम इम्पोर्टेंट शिलालेख यानी कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो अशोक के शिलालेख काफी महत्वपूर्ण, जहां पर हमें धम्म नीति के बारे में पता चलता है, यानी कि उन्होंने एक अपना जो धम्म एक नई नीति चलाई बनाई थी। पहले जो अशोक था वो काफी ज्यादा अगर हम देखें क्रूर राजा हुआ करता था, लेकिन जब वो महात्मा बुद्ध के संपर्क में आता है, उनकी शिक्षाओं पर चलता है, तो धीरे धीरे उन्होंने फिर इस धम्म का प्रचार करना शुरू किया, बौद्ध धर्म का प्रचार किया। ब्राह्मी और क्रोष्टी लिपि में उनके शिलालेख मिलते हैं। हाथी गुफा उल्लेख जो है उड़ीसा का, जिसमें राजा खरवेल का विवरण किया गया, किस तरह से राजा खरवेल उस समय पर शक्तिशाली राजा था, या फिर उन्होंने किस तरह से लोगों के सामाजिक जीवन को बदला, इसके बारे में। प्रयाग प्रशस्ति यानी कि प्रशस्ति क्या होता है, किसी राजा की प्रशंसा में लिखी गई कोई भी ऐसी कहानी, एक तरह से कोई भी ऐसा लेख जो हमें इलाहाबाद में मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति। ये समुद्रगुप्त की विजय गाथा, यानी कि किस तरह से समुद्रगुप्त जो है वो उन्होंने युद्ध में जीत हासिल की, और जो हर्ष चरित्र है उससे बिल्कुल अलग है ये प्रयाग प्रशस्ति। इसके अलावा जूनागढ़ शिलालेख भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि शक शासक रुद्रदामन के शासन और सौराष्ट्र के सुधार कार्य, जिसमें सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, यानी कि उन्होंने सुदर्शन झील का एक तरह से उनकी मुरम्मत करवाई थी, उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा एहोल के शिलालेख में चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के समय के बारे में कवि रवि कीर्ति ने हर्षवर्धन पर विजय का उल्लेख किया कि किस तरह से हर्षवर्धन पर जो है विजय हासिल की गई थी। चालुक्य शासकों का जो पुलकेशिन द्वितीय, उन्होंने हर्षवर्धन को हराकर किस तरह से जीत हासिल की, इसकी जानकारी मिलती। ये कुछ इंपॉर्टेंट शिलालेख है जो कि आप एग्जाम्पल के साथ लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा सिक्के और मुद्राएं आते हैं, दूसरे हमारा जो भाग है। सिक्के जो है प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था, व्यापार, शासकों की जानकारी देते हैं। ये उस समय पर सोने, चांदी, तांबे के होते थे, लेकिन अगर हम उस समय पर बात करें तो बड़ी संख्या में हमें सिक्के पाए गए हैं, शिलालेख मिले हैं। और उस समय पर अगर देखा जाए तो कागज मुद्रा तो थी नहीं, जैसे आज हम नोट चलाते हैं, कागज के नोट बनते हैं, उस समय पर कागज नहीं होते थे, तो धातु के सिक्के ज्यादा पाए जाते थे। और जली हुई मिट्टी से बनने वाले सिक्के, ये भी हमें उस समय पर ज्यादा मात्रा में देखने को मिले जब इतिहास की खुदाई की जाती है, यानी कि ऐसे प्लेसेस की। इसके अलावा अगर हम देखें, हालांकि उस समय जो है सिक्के जो थे, गुप्त काल में हमें सबसे ज्यादा सोने के सिक्के मिले हैं, उसने जारी किए। इससे पता चलता है कि मौर्यों के बाद जो गुप्त काल जब आता है, उसमें व्यापार और वाणिज्य जो था उसका किस तरह से निर्माण हुआ। तो इसी तरह से हमें सिक्कों से भी बहुत सारी जानकारी मिलती है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स यानी कि मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर कुछ सोने के सिक्के हैं, तांबे के, चांदी के सिक्के हैं, ये सारे आप अलग अलग सिक्कों पर आप सब में देखेंगे चित्र अलग अलग प्रकार के, यानी कि जिस राजा के द्वारा सिक्के जारी करवाए जाते थे, बनवाए जाते थे सिक्के, उसी राजा का चित्र हमें सिक्कों पर देखने को मिलता है। और इसी से हमें उस राजा के बारे में भी जानकारी मिलती है, यानी कि हमें साफ साफ ये पता चलता है कि किस तरह से वो कौन सा राजा था जिसने इस समय पर, यानी कि इस काल या फिर इस ईसा पूर्व में सिक्कों का प्रचलन करवाया था। यहाँ पर आप अलग अलग सिक्कों में देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ सिक्कों में आपको ये एक तरह से कुछ मुद्रा करते हुए व्यक्तियों की भी तस्वीरें हमें देखने को मिलती है, जहां पर लोग उस समय इनको देवते मानते थे, मतलब देवते उनके नजर में, यानी कि ये देवते होते थे, तो उनका यहाँ पर सिक्कों पर उनकी छवि बना दी जाती थी। सिक्कों का महत्व क्या, इससे व्यापार, वाणिज्य, अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलता है। शासकों का काल क्या था, उनके धार्मिक झुकाव किस तरह से, यानी कि वो अपने धर्म को महत्व देते थे, अपने जो वो अपने देवताओं को महत्व देते थे या फिर खुद को, इससे हमें जानकारी पता चलती है। इसके अलावा सिक्कों की धातु क्या थी, डिजाइन कला किस प्रकार की थी, और उनकी टेक्नोलॉजी किस तरह से थी, इसकी भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। सिक्कों पर अंकित क्षेत्रों, स्थानों के नाम से
उस समय के भौगोलिक विस्तार सीमाओं का पता चलता है। सिक्कों पर बने चित्र और डिजाइन उस समय के कलात्मक और स्थापत्य शैली को दर्शाते हैं, यानी कि उस समय पर कैसे आर्किटेक्चरल जो स्टाइल होता था उसके बारे में पता चलता है, और आर्टिस्ट किस तरह से होते थे उसकी भी हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा मौर्य काल में हमने देखा पंचमार्क सिक्के जो जारी किए गए थे। मौर्य काल की जो केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था उसको दर्शाते हैं कि किस तरह से एक तरह से जैसे आज सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट हो और उसके अलावा सारा शासन जो है उनके हाथ में हो, इसी तरह से मौर्य काल में जो पंचमार्क सिक्के थे मौर्य राजाओं के हाथ में पूरी शक्ति होती थी। कुषाण वंश में जो है कनिष्क की मुद्राएं जारी की गई, ग्रीक और ब्राह्मी लिपि में उन पर लिखा गया और बौद्ध प्रतीकों की साथ ये जारी की गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जो सिक्के हैं ये कनिष्क मुद्राएं हैं जो कि कुषाण वंश की हैं। इसके अलावा कनिष्क के सिक्कों पर बौद्ध, हिंदू और यूनानी देवता जैसे कि बुद्ध, शिव, हेरकलिस के चित्र मिले जो कि संस्कृति को भी दर्शाते हैं। इसके अलावा गुप्त वंश की बात करें तो गुप्त में चंद्रगुप्त द्वितीय की स्वर्ण मुद्रा बनाई गई। सौंदर्य कला की एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है किस तरह से उनके पास जो है एक्सीलेंस ऑफ ब्यूटी आर्ट हुआ करता था। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के सोने के सिक्के जिसमें दिनार, कला, समृद्धि और शाही वैभव को भी दर्शाते हैं, जैसे कि अश्वमेध सिक्के, यानी कि यहाँ उस समय पर अश्वमेध यज्ञ कराया गया था, तो ये उसकी जानकारी देते हैं। इसके अलावा गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्के कला संस्कृति के क्षेत्र में जानकारी दिखाते हैं। दक्षिण भारत में व्यापार और स्थानीय शासन की जानकारी मिलती है हमें सातवाहनों के सिक्कों से। विदेशी सिक्के भी कुछ देखने को मिले। इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो विदेशों के साथ उस समय व्यापार किस तरह से चलता था और कौन कौन सी कंट्री, कौन सी सभ्यता के साथ जो है भारतीय लोगों का व्यापार होता था उसकी जानकारी मिली, जैसे कि यूनान, रोमन, चीनी यात्रियों के द्वारा भारत में जारी किए गए सिक्के उस समय के व्यापार संस्कृत संबंधों के बारे में भी दर्शाते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा पार्ट जो आता है पुरातात्विक स्थल क्या है। प्राचीन भारत के पुरातात्विक स्थल उत्खनन से प्राप्त अवशेष होते हैं, यानी कि जब उत्खनन किया जाता है तो उस समय पर जो हमें प्लेसेस मिलती है उनको पुरातात्विक स्थल कहा जाता है, और जो सभ्यता के जीवन, संस्कृति और उनकी टेक्नोलॉजी कैसी थी उसको भी दर्शाते हैं ऐसी प्लेसेस। यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि हमें हड़प्पा सभ्यता का ये जो हमें स्थल मिला है तो इसको हम आर्कियोलॉजिकल साइट बोलेंगे और इससे हमें पूरी एक सभ्यता की जानकारी मिलती है। यहाँ पर इस पूरे आप देख सकते हैं जब आगे हम इसको हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे समझेंगे तो उसमें हम देखेंगे किस तरह से एक पूरे पैटर्न के साथ पूरा गांव तैयार किया जाता था, किस तरह से लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये कुएं बने होते थे उस समय पर, बावड़ियां, कुएं वगैरह जहां से लोग पानी अपने जरूरत के लिए इस्तेमाल करते थे। इसके साथ ही ये वह स्थायी निर्माण होते हैं, यानी कि ये वहां पर परमानेंट स्ट्रक्चर तैयार की जाती जो किसी समय की विशेष वस्तुकला उसकी का है, धार्मिक विश्वास क्या है, शिल्प कला, तकनीकी प्रगति को भी दर्शाते किस तरह से उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज किया। इनका महत्व आखिर क्या, ये स्थल नगर नियोजन, कृषि, व्यापार, सामाजिक संरचना को, उनका सामाजिक स्ट्रक्चर कैसा था उसको दर्शाते हैं। इनसे कला, धर्म और तकनीकी प्रगति की जानकारी भी मिलती है, किस तरह से कौन सी कला का इस्तेमाल करते थे, उनका धर्म किस तरह से था, उनकी टेक्नोलॉजी किस तरह से एडवांसमेंट हुई उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के स्थल इसका एक बहुत ही ज्यादा यानी कि एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, एक अच्छा एग्जाम्पल है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इसमें नगर नियोजन के बारे में पता चलता है, जल निकासी कैसी थी, उन्होंने अपने घरों के साथ साथ नालियां यानी कि पक्की नालियां तैयार की हुई थी, गोदामों की जानकारी मिलती थी। इसके साथ ही धोलावीरा जल संरक्षण और व्यापारिक केंद्र का एक अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप देख सकते, ये देखिए ये पूरा धोलावीरा का क्षेत्र जो है एक बहुत बड़ा जल संरक्षण का केंद्र हुआ करता था। इसके अलावा लोथल जो है एक बंदरगाह यानी कि पोर्ट के रूप में उस समय स्थापित किया गया, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था यानी कि मेसोपोटामिया के साथ। अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जो व्यापार है, हमारा जो ट्रेड है वो मॉडर्न या फिर मेडिवल इंडिया से शुरू हुआ, हम एंशियंट हिस्ट्री से ही अपने ट्रेड को देखते हैं। जब हम देखेंगे कि हड़प्पा के लोग जो है किस तरह से बाकी सभ्यताओं के साथ व्यापार करते थे, मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और जितनी भी अलग अलग सभ्यता होती थी उनके साथ व्यापार इतिहास से ही चलते आए।
इसके अलावा राखी गढ़ी, कालीबंगा, खेती और अग्नि वेदियां वहां पर फायर ऑल्टर्स जो है स्थापित किए गए थे, इनका अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बाद महाजनपद काल में भी हमें कुछ ऐसे स्थल मिलते हैं जैसे कि तक्षशिला, जो शिक्षा व्यापार का केंद्र था, यानी कि भारत में शिक्षा जो है वो प्राचीन काल से ही शुरू हो चुकी थी। पाटलिपुत्र, जहां पर मौर्य राजधानी बनाई थी, अपनी प्रशासनिक केंद्र था उनका, एक तरह से पूरा वहीं से कंट्रोल करते थे अपनी सत्ता को। जिस तरह से आज हम देखते हैं दिल्ली में हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरे ऑफिस दिल्ली में है, हमारी जो कैपिटल है, उसी तरह से जब मौर्य साम्राज्य था, उनका प्रशासनिक केंद्र जो था वो पाटलिपुत्र था, उन्होंने अपनी राजधानी बनाया हुआ था। इसके अलावा बौद्ध जैन स्थल भी मिलते हैं कुछ, जिसमें सांची और अमरावती के स्तूप हैं, बौद्ध कला का बारे में पता चलता है। नालंदा, विक्रमशिला जो है विश्वविद्यालय, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज थी उस समय पर प्राचीन, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ मॉडर्न इंडिया में ही अपनी यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट किया, पहले से ही, यानी कि एंशियंट हिस्ट्री से ही, जब बौद्ध धर्म की हम बात करते हैं, भारत में जब बौद्ध धर्म था उस समय से ही यूनिवर्सिटीज का जो है निर्माण करना शुरू हो चुका था। इसके अलावा अब अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो इसमें भी हमें बहुत सारे ऐसे पुरातात्विक स्थल मिलते हैं। तमिलनाडु में किलाड़ी नाम की एक जगह, यहाँ पर संगम युग का पुरातात्विक स्थल है, तमिल संस्कृति की जानकारी मिलती है। संगम युग यानी कि जहाँ पर चोल, चेर और पांडे तीनों मिलकर जब शासन करते थे तो उसको संगम युग कहा जाता है। अरिकमेडु, पुडुचेरी में रोमन व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था प्राचीन इतिहास में। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें जो है मूर्तियां, हाँ, तो हमें मूर्तियां और प्राचीन शिल्प, प्राचीन भारत की कला के बारे में, धर्म संस्कृति के प्रतीक मिलते हैं मूर्तियों से। सामाजिक मान्यता कैसी थी, लोग किस प्रकार की मूर्तियां बनाते थे, यानी कि उसमें लेडीज देवताओं की ज्यादा मूर्तियां थी या जेंट्स की, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। मूर्तियों की पूरी रूपरेखा किस तरह से तैयार की जाती थी, धार्मिक विश्वास कैसे थे लोगों पर, शिल्प कला की उन्नति, इन सभी के बारे में पता चलता है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो मूर्ति काफी इंपॉर्टेंट, एक नृत्य करती हुई लड़की जो कांस्य की मूर्ति बनाई गई थी, ब्रॉन्ज की थी। और पशुपति सील से प्राचीन सिंधु घाटी के बारे में पता चलता है कि उस समय नृत्य था वहां पर, धातु कला किस तरह से थी, शिव की पूजा करते थे लोग, ऐसी हमें धारणाओं के बारे में पता चलता है। ये देखिए, ये है ब्रॉन्ज की मूर्ति जो कि लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनाई गई थी। ये लॉस्ट वैक्स तकनीक क्या होती है उस समय पर, यानी कि एक ऐसा सांचा तैयार कर लिया जाता था मिट्टी का, उसके अंदर जो वैक्स यानी कि मोम को एक तरह से वहां पर जो है मोम को पिघलाकर उसके अंदर मतलब डाल दिया जाता था। पहले बाहर से जो है ब्रॉन्ज का एक शेप बनाकर उसके अंदर मोम को पिघलाकर फिर मूर्ति बनाई जाती थी। इसी तरह से ब्रॉन्ज का जो धातु थी उसकी मूर्ति बनाएगी। यहाँ पर पशुपति सील, यानी कि ये एक मुद्रा करते हुए बैठे, यानी कि इनको शिव के साथ कंपेयर किया जाता है, शिव भगवान के साथ इनको जोड़ा जाता है कि ये शिव की मूर्ति है। इसके अलावा यहाँ पर आप अलग अलग जानवरों के चित्र भी देख सकते हैं, हाथी, गैंडा, यहाँ पर ऊंट, बकरी वगैरह है, ये सब कुछ। इसके साथ ही मौर्य काल की दीदारगंज यक्षी मूर्ति, यानी कि जो पटना बिहार में है, पॉलिश की गई चमत्कार मूर्तियों का एक अच्छा उदाहरण है जो कि तत्कालीन कला की तकनीक को दर्शाती। यहाँ पर ये देखिए, ये उस समय पर कला कितनी बारीकी से की जाती थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एक हाथ टूटा हुआ मिला है, यानी कि ऐसे नहीं था, ये बाद में टूटा है, खुदाई से पहले या फिर बाद में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके कैसे कितना श्रृंगार किया हुआ था उस समय पर। एक आप देख सकते हैं उनके कैसे लचकदार मूर्ति इसको कहा जाता है, काफी पॉलिश की गई थी इसकी, आप एक तरह से पूरी इसकी चमक देख सकते हैं मूर्ति की किस तरह से है। तो ये हमें एक अच्छा उदाहरण मिला, यानी कि ये यक्षी की मूर्ति है उस समय पर और पटना बिहार में मिली है। इसके अलावा मूर्तियों और शिल्प से तत्कालीन समाज की वेशभूषा कैसी थी, उनके आभूषण यानी कि उनकी ज्वेलरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्वेलरी कितनी ज्यादा होती थी। जैसे यहाँ पर कमर में भी काफी ज्यादा ज्वेलरी पहनी हुई है, बाजू में भी बहुत ज्यादा बाजूबंद वगैरह पहना हुआ है, बड़े बड़े गजरे पहने और नेकलेस पहना हुआ है, कानों में भी बड़े बड़े झुमके हैं,
माथे पर बहुत बड़ा टीका लगाया हुआ है, जो हमें आज भी कई एरियाज में देखने को मिलता है। तो इससे सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। इसके अलावा गुप्त काल की कुछ मूर्तियां, जिसमें मथुरा सारनाथ की बुद्ध की मूर्तियां, ये बुद्ध धर्म के बारे में बताती हैं। उस समय की वस्त्र शैली, यानी उन्हें किस तरह से कपड़े पहनते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक यहाँ पर ऐसे एक पल्लू ओढ़ा हुआ है, तो ये भी बुद्ध की मूर्ति और ये भी बुद्ध की मूर्ति है। उनके पीछे ये एक चक्र बना हुआ, ये सारनाथ में मिलती है। तो ये अलग अलग जगह से हमें मूर्तियों के बारे में, जो भी हमें ये मूर्तियां मिली हैं, उससे हमें ये पता चला कि कौन सी प्लेस पर, कौन सी जगह पर किस तरह से किसी देवता को अवतार माना जाता था, किसी देवता की किस तरह से एक तरह से अजम्पशन की जाती थी, किस तरह से उसको इमेजिन किया जाता था। यहाँ पर दो उनके जो यहाँ पर जो द्वारपाल भी खड़े हैं। यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं बौद्ध धर्म के, बौद्ध मूर्ति के नीचे यहाँ पर घोड़े, शेर और घोड़े, या हाँ ये घोड़े हैं, घोड़े की तस्वीर बनी हुई है यहाँ पर। और यहाँ पर जो मूर्ति हमें सारनाथ से मिली, उनके नीचे यहाँ पर एक यज्ञ करते हुए कुछ पुजारियों की मूर्ति मिली है। इसके अलावा मथुरा और गांधार शैली की मूर्तियों से भारतीय यूनानी बौद्ध कला के बारे में पता चलता है। कैसे ग्रीको बौद्ध, यानी कि ग्रीक बुद्धिस्ट आर्ट का मिश्रण करके इन मूर्तियों को बनाया गया था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बौद्ध की मूर्ति। ये देखिए महात्मा बुद्ध की मूर्ति, उस समय पर यहाँ पर उन्होंने पूरे वस्त्र पहनाए हुए हैं, जैसे चोला टाइप पहना हुआ है यहाँ पर भी। तो इससे हमें जो अलग अलग टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है। इसके साथ ही मूर्तियां और शिल्प से धातु विज्ञान, पत्थर तराशने की तकनीक के बारे में भी जानकारी मिलती है। अशोक स्तंभ, जैसे कि सारनाथ का सिंह स्तंभ, उसकी पॉलिश नक्काशी मौर्य काल की तकनीक को दर्शाती है। यहाँ पर आप ये देखिए, ये अशोक स्तंभ किस तरह से मौर्य काल जो है उसने किस तरह से ये मूर्ति तराशनी शुरू की थी। और नीचे जो है ये उल्टा जो है कमल का चित्र बना हुआ है। यहाँ पर ये अशोक चक्र है, जो हमारे तिरंगे में भी दिखाई पड़ता है हमें, बीच में अशोक चक्र। तो यहाँ पर ऊपर 4 शेर की मूर्तियां हैं। यहाँ पर भी बैल, गैंडा, हाथी वगैरह, ऊंट वगैरह बने हुए हैं। इसको अगर हम पूरा घुमाकर देखेंगे तो यहाँ पर 4 जानवरों की तस्वीर देखने को मिलती है। इसके अलावा गुफाओं की अब हम बात करें तो गुफाओं से हमें क्या पता चलता है। तो यहाँ पर कुछ कृत्रिम गुफाएं धार्मिक, सामाजिक और वास्तुशिल्पीय दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। यानी कि एंशिएंट इंडिया में हमें कुछ आर्टिफिशियल केव्स भी मिली हैं। यह गुफाएं जो है बौद्ध, जैन, हिंदू धर्म के बारे में बताती, क्योंकि वहां पर इन गुफाओं में यही लोग रहते थे। प्राचीन भारत की कला, वास्तुकला किस तरह से, उससे पता चलता है। यहाँ पर अगर हम एलोरा गुफाएं की बात करें जो महाराष्ट्र में, उसमें हिंदू, बौद्ध और जैन मंदिर एक साथ बनाए गए, जो कि धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समन्वय को दर्शाते, किस तरह से अलग अलग संस्कृतियां एक साथ मिलकर रहती थी। यहाँ पर यह है एलोरा का मंदिर, जो महाराष्ट्र में काफी बड़ा मंदिर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको ऊपर से तराशना शुरू किया गया था। इसके साथ ही यहाँ पर यह भी एक बहुत ही बड़ा मंदिर है। ऐसे मंदिरों की अब अगर हम देखें आज के समय पर, यहाँ पर अगर हम इसको जूम करके देखें तो यहाँ पर कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी जो है बनाई गई थी। आज के समय पर हम जो है मशीनों के जरिए ये सब कुछ करते, लेकिन उस समय पर लोगों ने अपने हाथ से ऐसी नक्काशी की थी कि बहुत ही ज्यादा अद्भुत कलाकारी माना जाता है। इसके अलावा कैलाश मंदिर का जो गुफा नंबर 16 है, उसको एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया और प्राचीन भारत की आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग क्षमता का एक बड़ा प्रतीक है। किस तरह से यहाँ पर सिर्फ एक ही पत्थर को काटकर, यानी कि इसको एक ही चट्टान को मोनोलिथिक, यानी कि सिर्फ एक ही चट्टान मान लीजिए, इस पूरी चट्टान को तराश कर काट कर ऐसी शेप दी गई और ये मंदिर बनाया गया था, कैलाश मंदिर। इसके अलावा भीमबेटका की गुफाएं जो मध्य प्रदेश में, जहां पर पाषाण युग की चित्रकला का पता चलता है। और ये जो है प्री हिस्टोरिक ह्यूमन के बारे में जानकारी, उस समय लोग शिकार किस तरह से करते थे, उनकी सामाजिक गतिविधियां क्या थी, उसके बारे में पता चलता है। यहाँ पर ये देखिए आप चित्र देख सकते हैं, ये पहाड़ों पर बने हुए रेड कलर के। तो इससे हमें ये देखिए आप देख सकते हैं कैसे शिकार किया जा रहा है, लोगों के द्वारा शिकार करने जाते थे। इसके साथ ही अजंता एलोरा के चित्रों में राजा रानी, नर्तकियां यानी कि डांसर्स
दैनिक जीवन के दृश्य भी दिखाई पड़ते हैं जो कि सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं किस तरह से नृत्यकियां होती थी, डांसर्स और जो संगीत वगैरह, और ये जो राजा थे ये उनसे कैसे यानी कि अपना मनोरंजन करते थे, ये सब हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा कार्ले और भजा गुफा जो है महाराष्ट्र की, उसमें स्तूप, चैत्याग्रह, बौद्ध धर्म के प्रसार, तत्कालीन व्यापारिक समृद्धि के बारे में पता चलता है। ये गुफाएं व्यापारिक मार्गों के नजदीक बनाई गई थी। किस तरह से लोग जो है इन गुफाओं के जरिए, गुफाओं के माध्यम से व्यापार करते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से पत्थर के नीचे ये गुफा बनाई गई, और यहाँ पर अंदर भी आप देखेंगे बहुत ही अच्छी, बहुत प्यारी यहाँ पर नक्काशी की गई है पिलरों के साथ, और डिजाइन दिया गया। यानी कि उस समय पर भी बहुत ही अच्छा एक तरह से इंजीनियरिंग की कला थी भारत में, भारत के लोगों में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये बौद्ध की एक गुफा है। यहाँ पर जो है ऐसा माना जाता है कि इसमें, इस जगह पर जहाँ पर ये स्तूप बना, इसमें अवशेष रखे गए थे बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे उनके। और सामने यहाँ पर पिलर्स बनाए गए अलग अलग, और पूरी बराबरी के साथ, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते पूरी बराबरी से ये गुफाएं बनाई गई थी। इसके अलावा गुफाओं मूर्तियों में जो दृश्य है व्यापार, कृषि, सामाजिक जीवन के बारे में बताते हैं। अजंता के चित्रों में व्यापार की गतिविधियां, सामाजिक समारोह हमें देखने को मिला। इसके अलावा जहां पर लिखित स्रोत सीमित है, वहीं पर मूर्तियां, गुफाएं, दृश्य, भौतिक साक्ष्य हमें बहुत कुछ प्रदान करती हैं। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि तो अभी तक नहीं पढ़ी गई, लेकिन वहां की जो मूर्तियां मिली, वहाँ की जो सभ्यता थी, वहाँ की जो उनका जो एक तरह से आर्ट, जो उनकी एक तरह से आर्ट एंड कला थी, आर्ट क्राफ्ट था, उससे हमें जानकारी मिलती है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अब हम देखते हैं साहित्य स्रोत आखिर होते क्या, यानी कि लिटरेरी स्रोत क्या होते हैं। जहां पर एक तरह से साहित्य, लिटरेचर के बारे में जानकारी मिलती है। अगर हम देखें कि प्राचीन भारतीय जो है वो 2500 ईसा पूर्व के आसपास लिखने की कला से परिचित है। यानी कि 2500 ईसा पूर्व के आसपास जो है साहित्य लिखा गया था। हमारी सबसे प्राचीन पांडुलिपियां चौथी शताब्दी से पुरानी है, यानी कि फोर्थ जो हमारी शताब्दी है उससे भी काफी पुरानी नहीं है, और मध्य एशिया में ये पाई जाती है। सॉरी, 2500 से लिखना शुरू हुआ, चौथी शताब्दी से पुरानी नहीं है। हमारी जितनी भी भारत में जो लिपियां हैं, पांडुलिपियां, भारत में ये जो साहित्य स्रोत भोजपत्र, ताड़ पत्रों पर, यानी कि पेड़ की छाल, इन सभी पर जो है लिखे जाते थे। उस समय पर कागज नहीं था। कई बार पांडुलिपियां भेड़ के चमड़े, लकड़ियों के पाटों पर भी लिखी गई थी। इन लेखों को अभिलेख ही कहा जाता है, यानी कि इनस्क्रिप्शन इनको कहा जाता है। लेकिन वे पांडुलिपियां के समान है। जब प्रिंटिंग का ज्ञान नहीं था तो उस समय पांडुलिपियां बहुत ज्यादा कीमती होती थी, बहुत ज्यादा उनकी वैल्यू होती थी। प्राचीन इतिहास को समझने के लिए साहित्य स्रोतों की भूमिका भी काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये स्रोत तत्कालीन समाज, उस समय की संस्कृति, धर्म, अर्थव्यवस्था, राजनीति की हमें थोड़ी डीपली जानकारी देते हैं, क्योंकि ये खुद से लिखे गए थे। इसके अलावा ये स्रोत प्राचीन भारत के ऐतिहासिक तथ्यों को समझने के लिए जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उनके साथ अगर इनको कंपेयर करके, या फिर इन दोनों को साथ में रखकर अगर देखा जाए, तो इतिहास की जो जानकारी हमें सटीक जानकारी मिल सकती है। साहित्य स्रोतों को मुख्य रूप से धार्मिक, लौकिक, विदेशी लेखकों के विवरणों में दिखाया गया है। इसके अलावा अगर हम साहित्य की बात करें, धार्मिक साहित्य होता था जिसमें वेद, उपनिषद, पुराण, बौद्ध, जैन ग्रंथ शामिल हैं, जो कि सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक प्रणालियों को दर्शाते हैं। इसके अलावा ये ग्रंथ जो है भारत की धार्मिक मान्यता किस तरह से थी, इन ग्रंथों में हमें अलग अलग रीति रिवाजों के बारे में पता चलता है। वर्ण श्रम व्यवस्था, यानी कि जो हमें वर्ण व्यवस्था पता चली, कर्म कांड की जानकारी, ये सभी हमें वेदों से मिलती है। ये ग्रंथ जो थे सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों को समझने में भी काफी मदद करते हैं। ऐसे ऐतिहासिक घटनाएं ऐसी उनके संदर्भ मिले हैं, जैसे कि महाभारत में जो कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था महाभारत में, तो उसकी जानकारी भी हमें इन वेदों से, ग्रंथों से मिलती है। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन साहित्य ग्रंथ है, जिसमें आर्यों की जो जीवन शैली कैसी थी, कैसे आर्यन लोग भारत में आए थे, उनकी जीवन शैली कैसे थी, उनका युद्ध, धार्मिक विश्वास का वर्णन मिला है। इसमें सप्त सिंधु क्षेत्र, यानी कि जो जहां पर 7 दरिया जो थे, यानी कि 7 उस समय पर जो नदियां थी उनका क्षेत्र, भारत को सप्त सिंधु कहा जाता है, उसका उल्लेख दिया जाता है।
इसके अलावा महाभारत रामायण की जानकारी भी ऐसे साहित्य स्रोतों से ही मिलती है जिसमें राजतंत्र किस तरह से, यानी कि मोनार्की वगैरह होती थी, राजा शासन करता था, युद्ध की रणनीतियां कैसी थी, इनके बारे में पता चलता है। इसके अलावा सामवेद में मंत्रों को राग में गाया जाता है, भारतीय संगीत की आरंभिक झलक मिलती है। अथर्ववेद में मंत्र, उपाय, रोजमर्रा के रीति रिवाजों का संग्रह मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेदों की ये व्याख्या, ब्राह्मण ग्रंथ वे होते हैं जो वेदों की व्याख्या, जैसे कि 4 वेद हैं, जो हमारे ऋग्वेद, अथर्व, यजुर, सामवेद, तो इनकी जो जानकारी यानी कि इनकी व्याख्या करते हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। यज्ञ हवन किस तरह से, कर्म कांड, इनके बारे में पता चलता है। आरनायक यानी कि ये जंगल में रहने वाले जो साधु, उनके ध्यान आध्यात्मिक विचारों के लिए लिखे गए थे कि किस तरह से जो साधु लोग, जो भी उस समय पर बौद्ध जैन धर्म के जो भी साधु लोग होते थे, वो जंगलों में रहते थे, उनका जीवन किस तरह से था, वो कैसे ध्यान करते थे, ये हमें अरनायक मंदिरों से अहरनायक ग्रंथों से पता चलता है। फिर आते हैं उपनिषद। उपनिषद ये दार्शनिक ग्रंथ है जो कि आत्मा, ब्रह्म, जीवन के गहरे सवालों पर चर्चा करते, किस तरह से हमारी जो सोल है वो किस तरह से उत्पन्न हुई, सोल यानी कि आत्मा आखिर है क्या, ब्रह्म क्या है, जीवन का जो गहरे सवाल यानी कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, हम क्यों आए हैं यहाँ पर, जीवन हमारा क्यों, हमें जीवन मिला है, हमें क्या करना है आगे, जो है स्वर्ग नर्क जैसी जो बातें ये हमें उपनिषद में देखने को मिलती हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर हम वेद की बात करें तो उनका विवरण है यहाँ पर ऋग्वेद, यजुर, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद को, इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ऐत्रेय और कौशितिकी, यानी कि ऋग्वेद की जानकारी पूरी व्याख्या हमें ऐत्रेय और कौशितकी ग्रंथ से मिलती है। इसका उपनिषद भी यही है, ऐत्रेय और कौशितकी, और ये उपवेद इसका है आयुर्वेद। इसके अलावा यजुर्वेद जो है इसका ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें हम जो है यजुर्वेद की पूरी व्याख्या को देख सकते हैं। हालांकि शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए थे, उन्होंने अपनी तरीके से इसको मॉडिफाई करके भी लिखा है। इसके उपनिषद जो है कठोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, श्वेता श्वेतरोपनिषद, इसके अलावा मैत्रायणी उपनिषद, ईश्वासियोपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद, ये इन सभी, और इसका उपवेद जो है धनुर्वेद है। इसके बाद आता है सामवेद। तो सामवेद जो है तांडेय जैमिनीय, इसका ब्राह्मण ग्रंथ है, शादोंग्य और जैमिनी इसका उपनिषद, और गंधर्व वेद जो है इसका उपवेद। ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, हमें फैक्ट के साथ इसको याद रखना है। इसके अलावा अथर्ववेद जो है इसका गोपथ नाम का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। आपको ब्राह्मण ग्रंथ सभी के लर्न करने हैं। इसमें मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्योपनिषद, ये जो उपनिषद है इसके ब्राह्मवेद, शिल्पवेद, उपवेद हैं इन्हीं ग्रंथों के। इसके साथ प्राचीन भारत की हमें कुछ प्रमुख पुस्तकें भी मिलती हैं जिनसे हमें जानकारी, इतिहास की इंफॉर्मेशन मिलती है। महाभाष्य, ये जो है पतंजलि ने इसकी रचना की थी। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक जो है विशाखा दत्त ने की थी। मालविकाग्नि मित्रम, इसकी जो रचना है कालिदास ने, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है। मालविकाग्नि मित्रम किसकी रचना है, कालिदास की। अर्थशास्त्र जैसे जितने भी प्रशासनिक राजनीतिक ग्रंथ है उसमें कौटिल्य यानी कि चाणक्य उनका दूसरा नाम है, उनके द्वारा लिखा गया था ये अर्थशास्त्र। ये हमें इतिहास के अर्थशास्त्र में इकोनॉमी की बात नहीं बल्कि पूरे प्रशासन के बारे में, यानी कि किस तरह से किसी राजा के द्वारा अपनी नीतियां बनानी चाहिए, किस तरह से जो है शासन किया जाएगा, उसके बारे में जानकारी मिलती है। नीतिसार ग्रंथ की रचना कामंदक ने की थी। काव्यालंकार नाम का जो एक साहित्य ग्रंथ है उसके लेखक भामह थे। इसके अलावा संख्या कारिका जो है उसके रचयिता ईश्वर कृष्ण। पदार्थ धर्म संग्रह की रचना आचार्य श्वनपाद ने की थी। प्राकृत पैंगम के रचयिता आचार्य हेमचंद्र थे। तो ये समय साहित्य, अलग अलग साहित्य स्रोत हैं। यहाँ पर पृथ्वीराज विजय, ये भी एक ऐतिहासिक ग्रंथ था, ये जननायक इसके रचयिता है। ब्रह्म सिद्धांत जैसे खगोलीय ग्रंथ, यानी कि जो हमें एस्ट्रोनॉमिकल बातों के बारे में बताते हैं, जो हमें एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना है, ब्रह्मांड में क्या कुछ है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी रचना जो है ब्रह्मगुप्त के द्वारा की गई। आर्यभट्टियम और दर्श गणित सूत्र आर्य सिद्धांत की रचना आर्यभट्ट ने की थी। इसके साथ ही भुवन कोश, कृत्य चिंतामणि, काममीन मिश्र,
और विद्याशाल भंजिका, वाल्मीकि रामायण ग्रंथों की रचना राजशेखर ने, हितोपदेश की रचना नारायण पंडित ने की थी। इसके अलावा कामसूत्र नाम के प्रसिद्ध ग्रंथ भी पाए जाते हैं, और उसकी जो रचना जो है ये वात्स्यायन ने की थी। कामसूत्र यानी कि जो हम देखें, अगर हम करते हैं जो मनोरंजन के बारे में, या फिर अगर हम कुछ काम सूत्र आप समझते हैं कुछ प्राइवेट बातों के बारे में अगर हम बात करें, तो ये हमें काम सूत्र में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा शिशुपाल पालवध की रचना माघ ने की थी। स्वपन वास्तत्ता ये जो नाटक है इसके लेखक भास थे। कुछ नाटकों में भी हमें जानकारी मिलती है किस तरह से जो है किस तरह से जो है हमें जानकारी इतिहास की जानकारी मिलती है। हम्म, तो आगे देखते हैं सरस्वती कंठाभरण के लेखक राजा भोज थे, यानी कि ये वही राजा भोज जिसकी हमें एक कहावत सुनने को मिलती, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो ये वही राजा भोज है। नाट्य शास्त्र ये नाट्य विद्या का मूल ग्रंथ की रचना भरत मुनि ने की थी, नाट्य शास्त्र की। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये हमें कुछ हमारे साहित्यिक स्रोत है। इसके बाद अगर हम संगम साहित्य की बात करें, संगम साहित्य हमने देखा ये वहां पर लिखा गया था जब तीनों यानी कि संगम युग के समय जो लिखा गया था उसको संगम साहित्य कहा जाता है। तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग रचनाएं हैं और उनके लेखक के नाम है और उनकी श्रेणी या फिर उसमें हमें किस जानकारी किसकी मिलती है ये पूरी लिखा गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं। यहाँ पर ये थोड़े नाम जो है साउथ इंडिया के, इसी वजह से थोड़ा आपको मतलब अजीब लग सकता है सुनने में पढ़ने में। अब हम बात करते हैं फॉरेनर ट्रेवल्स, जो ट्रेवलर्स आते थे भारत में, विदेशी यात्री, उन्होंने क्या कुछ लिखा भारत के बारे में। तो यहाँ पर कुछ हमें उनकी यहाँ पर हमें जानकारी लेनी होगी, यानी कि विदेशी यात्री जो आते थे, तो इसमें भारत में आए जितने भी ग्रीक रोमन और जो चीनी यात्री आए थे, इन्होंने देखा जो जैसा देखा भारत में उसकी हमें जानकारी उसी तरह से दी, यानी कि उसका वैसे ही उन्होंने विवरण कर दिया। इसके अलावा भारतीय स्रोतों में अलेक्जेंडर के आक्रमण का हमें कोई भी उल्लेख नहीं मिलता। उसके भारतीय शोषण के इतिहास का पुनर्गठन हमें पूरी तरह से जो यूनानी स्रोत है उनके बारे में ही हमें उनसे ही करना होगा, यानी कि भारत में अलेक्जेंडर के बारे में जानकारी नहीं मिलती जो भारत के स्रोत हैं, लेकिन जो यूनानी स्रोत है उसमें हमें अलेक्जेंडर के हमले के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा ग्रीक लेखकों ने शूद्रकोतस का भी उल्लेख किया है जो कि 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था उसने। और इसके अलावा राजकुमार शूद्रकोस्त का जो समय था वो 322 ईसा पूर्व से शुरू किया गया, यानी कि इसको माना जाता है। और इनकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के साथ की जाती है। इसके साथ ही प्राचीन भारत के काल निर्धारण में ये काफी, यानी कि इसको आधार, इसको बेस मानकर जो है पूरा विवरण यानी कि पूरी व्याख्या की जाती है। इसके अलावा पहली दूसरी शताब्दियों के ग्रीक रोमन इतिहास में कई भारतीय बंदरगाहों, भारत रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार की जानकारी मिलती है। ग्रीक में लिखे गए ग्रंथ, यानी कि दोनों ग्रंथ जिसमें जो है पेरिप्लस ऑफ द रिथियन सी और टॉलेमी जो जियोग्राफी से, ये दो ग्रंथ हैं, आगे हम देखेंगे इसमें लिखा होगा दो ग्रंथ है, उससे हमें जानकारी यहाँ पर आप देखते, ये देखिए टॉलमी का ग्रंथ है, इससे हमें भूगोल के बारे में जानकारी मिलती है भारत के। इसके अलावा चीनी यात्रियों में जो हमने देखा फाहियान या ह्वेत्सांग, ये चीन से आए थे, इत्सिंग, इन्होंने भी उल्लेख किया भारत के बारे में। दोनों ये व्यक्ति बौद्ध ही थे, फाहियान और ह्वेनसांग जो थे, ये दोनों ही बौद्ध व्यक्ति थे, यानी कि बौद्ध धर्म में इनकी मान्यता थी काफी। इन्होंने बौद्ध धर्म स्थलों का दौरा किया था, वहां पर देखा बौद्ध धर्म में किस तरह से पूरी प्रक्रिया चल रही है। फाहियान ने गुप्त काल में भारत की जो भी सामाजिक संरचना थी उस समय पर, धार्मिक आर्थिक स्थिति, उसके बारे में बताया। इसके अलावा हवेत्सांग जो था उसने हर्षवर्धन के काल की भारत की स्थिति का वर्णन किया, उस समय पर भारत आया था, नालंदा विश्वविद्यालय, बौद्ध धर्म प्रशासन का वर्णन मिलता है। यानी कि ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है फॉरेनर्स हैं, ट्रैवलर्स हैं, यात्री हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें कि
ये जो इतिहास है हमें बहुत सारी जानकारी प्रदान करता है। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें कि किस तरह से हमने देखा कि भारत के इतिहास का निर्माण हुआ, किस तरह से हमें उसके स्रोतों से भारत की जानकारी, इतिहास की जानकारी मिलती है। तो अगर हम यूपीएससी की मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन में एंशियंट हिस्ट्री को समझने की शुरुआत जो है यहीं से होती है कि उसका निर्माण किस तरह से, उसके स्रोत क्या है। अगर इतिहास के स्रोत समझ गए तो पूरी प्राचीन भारतीय इतिहास की नींव आपकी मजबूत हो सकती है। इसके अलावा क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले की घटनाओं के बारे में हमें जानकारी इस तरह से मिलेगी? जब ना कैमरे थे, ना अखबार थे, ना ही इंटरनेट था, तब अतीत की कहानी आखिर हमारे पास पहुंच ही गई। तो चलिए समय की हजारों लंबी यात्रा पर निकलते हैं, यानी कि इसके बाद आगे हम जानेंगे किस तरह से स्रोतों के बाद अलग अलग जो है काल के, कैसे प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक, हिस्टोरिक एरा, इसके अलावा किस तरह से गुप्त काल, किस तरह से अलग अलग समय पर जो राजा महाराजा होते थे, जो साम्राज्य थे, उनके वर्णन के बारे में आगे आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे। तो आज का हमारा ये पूरा टॉपिक था प्राचीन भारत के इतिहास का निर्माण और उसके स्रोत क्या। यहाँ पर अब आपके लिए मेंस का क्वेश्चन देकर जा रहे हैं हम कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में विदेशी यात्रियों के विवरण किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं, यानी कि किस तरह से विदेशी यात्री हमें प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में मदद करते हैं। यहाँ पर उसका थोड़ा यहाँ फॉर्मेट दिया गया है, इसको आप थोड़ा इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।